फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक, पावलोव, बंडोरा, बोनर, स्किनर, कोहलबर्ग और हार्वर्ड गार्डनर जी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इस एकमात्र वीडियो से आपके 10 अंक पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो में मैंने सीटेट 2011 से लेकर सीटेट जुलाई 2024 तक के प्रश्नों को समाहित किया है। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये सभी टॉपिक आता है फिर भी आप वीडियो को देखिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप लोग कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखिएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जीन पियाजे जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई है? तो 4 अवस्था बताई है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की। कौन कौन सी? संवेदी कामक अवस्था, जिससे हम लोग इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में आपके इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इंद्रिय जनित अवस्था संवेदी कामक अवस्था को ही कहते हैं। ये अवस्था आपके जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं और ये अवस्था जो है 2 से लेकर 7 वर्ष तक की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है आपकी 7 से लेकर 11 वर्ष तक की होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त तार्किक चिंतन करने लगता है, यानी कल्पना करने लगता है। जो चीज उसके सामने नहीं हो उसके बारे में भी सोचने लगता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में जो है वर्गीकरण का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है? तो संवेदी कामक अवस्था में जो है बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। और संवेदी कामक अवस्था को इंद्रिय जनित अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो है इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? इसमें जो है बच्चा, उसमें जीववाद का अभाव होता है। जीववाद क्या होता है? इसमें जो है बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो है अगर उनको किसी चीज से चोट लग जाए, आप उस चीज को मार दीजिए तो वो चुप हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और मान लीजिए जैसे कि बच्चा खेल रहा है और वो गिर गया जमीन पे, तो आप जमीन को मार दीजिए, वो शांत हो जाएगा और खुश हो जाएगा, फिर से खेलने लगेगा। उसे नहीं पता है कि जमीन जो है निर्जीव है, उसको नहीं चोट लग रही है। लेकिन बच्चे को तो लगा कि उसने मुझे मारा तो मैंने भी उसे मार दिया है, या फिर मम्मी ने मार दिया या फिर किसी और ने, तो बराबर हो गया, इसलिए वो फिर से खेलने लगता है। इस अवस्था में किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वर्गीकरण नहीं कर पाता है, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में वर्गीकरण का गुण आ जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कोई बच्चा है, उसे आप 2000 के नोट दे दीजिए और 100 के 2 नोट दे दीजिए और दोनों में से कोई एक चीज चुनने के लिए कहिए, तो वो जो है 100 के 2 नोट चुनेगा। उसे नहीं पता है कि इसकी वैल्यू जो है ज्यादा है, वो इसको चुनेगा।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचता है, यानी जो चीज़ उसको सामने दिखाई देती है उसी चीज़ के बारे में सोचता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत समझा दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती है? अनैच्छिक क्रियाएं यानी क्रियाओं पे नियंत्रण नहीं होता। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या उसकी क्रियाओं पे नियंत्रण होता है? नहीं होता है। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? संवेदी कामक अवस्था। तो अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम किस अवस्था में होता है? संवेदी कामक अवस्था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट रिजल्ट नहीं देता है तो रिक्त स्थान उत्पन्न होता है। मान लीजिए कि आपने कोई प्लान बनाया है किसी गोल को अचीव करने के लिए। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कि आपको अगर सीटेट पास करना है, आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपको 90 नंबर लाना है। अब आपने इस 90 नंबर को 5 सब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। तो 18 नंबर आ रहा है। अब आपने जो है पांचों सब्जेक्ट में इस नंबर को डिवाइड कर दिया कि इस सब्जेक्ट में मैं इतना नंबर लाऊंगा, इस सब्जेक्ट में इतना, इस सब्जेक्ट में इतना, इस तरह मेरे 90 नंबर आ जाएंगे और मैं सीटेट पास कर लूँगा। अब मान लीजिए कि आपको किसी सब्जेक्ट में जितना आपने गोल रखा था अचीव करने के लिए वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो इससे क्या होगा? क्या आप संतुष्ट होंगे? नहीं, संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। यानी आपका जो ये संतुलन है वो बिगड़ जाएगा और आप सीटेट एग्ज़ाम फेल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। अगर आपने सभी सब्जेक्ट में जितना गोल रखा था उतना अचीव कर लेते तो आपका बैलेंस बना रहता और आप सीटेट पास कर जाते, लेकिन आपने अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया तो वो क्या हो गया? असंतुलित हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही कहा जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका असंतुलन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है? संवेदी कामक अवस्था में। आत्म केंद्रिता का गुण किस अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आत्म केंद्रिता या अहम केंद्रिता क्या होता है? आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अगर कोई चीज़ लिए हो और आप उनसे मांगिए तो वो आपको नहीं देंगे। देख लीजिए, बच्चे जल्दी किसी को अपनी चीज़ें देना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई और लिया हो या आप लिए हो तो आपसे वो रो के भी ले लेगा, लेकिन अपनी चीज़ नहीं देगा। इसी को कहते हैं अहम केंद्रिता या आत्म केंद्रिता। अपूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद का अभाव होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। इसमें बच्चा जो है वर्गीकरण नहीं कर पाता है, इसमें वर्गीकरण का भी अभाव होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में
क्रमबद्धता का ज्ञान हो जाता है बच्चे में, वर्गीकरण का ज्ञान हो जाता है और वो चिंतन स्टार्ट कर देता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन किसके बारे में चिंतन स्टार्ट करता है? जो चीज़ उसे दिखाई देती है, मूर्त वस्तुओं के बारे में। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो चीज़ सामने नहीं देख पाता उसके बारे में भी चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। यानी इस अवस्था में बच्चा जो है कल्पना करना स्टार्ट कर देता है। किस अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो वस्तु स्थायित्व समझना प्रारंभ कर देते हैं बच्चे। किस अवस्था से? संवेदी गामक अवस्था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? देखिए, लेव वाइगोस्की जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार बच्चे जो है समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं या अन्योन क्रिया करके सीखते हैं। लेवाइगोस्की जी ने भाषा को बहुत महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने भाषा के 3 प्रकार भी बताए हैं: सोशल स्पीच, सामाजिक वाक्य, प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वाक्य, इनर स्पीच, आत्म वाक्य। लेवाइगोस्की जी ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र का सिद्धांत भी दिया है, जिसे ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। मान लीजिए कि बच्चे ने कोई गोल सेट किया, ये उसकी वास्तविक क्षमता है। यहाँ से वो अपने गोल की ओर बढ़ता है, बीच में उसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति जो बच्चे से ज़्यादा जानता है, चाहे उसका सहयोगी हो, सहपाठी हो या फिर उससे कोई बड़ा व्यक्ति हो, वो यहाँ पे उसे थोड़ी सी हिंट दे देता है, हेल्प कर देता है या सहायता कर देता है। फिर इस बच्चे ने अपने लक्ष्य को अचीव कर लिया। तो ये जो बीच में सहायता दी गई, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ढांचा, पाड़, आलंबन, या फिर इसी को मचान भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। आप लोग इंग्लिश नाम याद रखिएगा। हिंदी में इसे मचान, ढांचा, पाड़, आलंबन, ये सभी चीज़ें कहते हैं। एक ही चीज़ें है, स्कैफोल्डिंग के ही ये अलग अलग नाम है। और ये जो क्षेत्र होता है, इसी को कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लेवाइगोस्की जी के सिद्धांत से संबंधित इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बता दी, जीन पियाजे जी का सिद्धांत भी बता दिया। चलिए अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेवाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है, प्रमोट करती है? तो सहभागी अधिगम, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया? लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 स्तर बताए हैं। कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। कौन कौन से? परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर। पहला आपका है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है आपका परंपरागत स्तर, तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चा जो है नैतिकता सजा से बचने के लिए या फिर आज्ञा का पालन करने के लिए दिखाता है। जैसे मान लीजिए कि घर में बच्चे
जब कोई मेहमान आता है तो बहुत शैतानी करते हैं। तो पेरेंट्स क्या है, मेहमान आने से पहले ही बच्चों को डाँट देते हैं कि तुम शैतानी मत करना, अगर शैतानी तुमने की तो तुम्हें मैं मारूँगा, पीटूँगा। तो बच्चे जब मेहमान आते हैं तो शैतानी नहीं करते। क्यों नहीं करते? सज़ा से बचने के लिए। आज्ञा पालन करने के लिए भी नैतिकता दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में कोई गेस्ट आ गया, अगर आपने बच्चे को पहले से बताया है कि कोई आएगा तो तुम्हें नमस्ते करना है, पैर छूना है, तभी वो करेगा। नहीं तो चाहे प्रधानमंत्री भी आ जाए, वो नमस्ते नहीं करेगा, अपने में ही मस्त रहेगा। तो बच्चा नैतिकता पूर्व परंपरागत स्तर पे सिर्फ सजा से बचने के लिए या फिर आज्ञा का पालन करने के लिए दिखाते हैं। परंपरागत स्तर में बच्चे जो है समाज के बनाए हुए नियम को फॉलो करते हैं। समाज ने अगर कह दिया कि चोरी करना गलत है तो वो चोरी नहीं करेगा। उत्तर परंपरागत अवस्था में बच्चा जो है खुद से निर्णय लेने लगता है। अगर इस समाज के कोई नियम जो है लगेगा कि खराब है या गलत है तो वो उसका विरोध भी करेगा। नैतिक विकास का सिद्धांत अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले किसने दिया था, तो जीन पियाजे जी ने सबसे पहले दिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने बाद में इस पे प्रयोग किया। जीन पियाजे जी का इंटरेस्ट जो है वह संज्ञानात्मक विकास में था, तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत छोड़ दिया। बाद में लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने इस पे कई सारे प्रयोग किए, लगभग इन्होंने 20 वर्ष तक प्रयोग किए। उसके बाद इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने जितने भी प्रयोग किए सभी लड़कों पे किए, इसलिए इनके सिद्धांत की आलोचना भी की गई, क्योंकि अगर इन्होंने लड़कियों पे प्रयोग किया होता तो हो सकता कि इनका सिद्धांत जो है नैतिक विकास का वक्त कुछ और होता। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया? तो इन्होंने परिकल्पित स्थितियों का उपयोग किया, यानी इन्होंने जो है बच्चों को एक काल्पनिक स्थिति दी और पूछा कि अगर इस स्थिति में तुम होते तो क्या करते। जैसे इन्होंने हिंज का जो कहानी है, हिंज की कहानी या हिंस की कहानी, उसको सुनाया और बच्चों से पूछा कि तुम इस स्थिति में क्या करोगे। तो हिंस की जो कहानी है मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी, यानी इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। तो इन्होंने नैतिक तर्क का विकास सिद्धांत दिया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है कि, देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो हावर्ड गार्डनर जी ने दिया है। इन्होंने कहा है कि बुद्धि जो है 8 प्रकार की होती है। बुद्धि विभिन्न प्रकार की होती है, ये सही है। बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता, ये गलत है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं। बुद्धि को क्या आप माप सकते हैं कि कितना है? नहीं। सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान है। देखिए, सभी व्यक्तियों में अगर बुद्धि स्तर एक समान होता तो सभी व्यक्ति टॉपर होते, साइंटिस्ट होते, डॉक्टर होते। ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों का संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? तो संगठन कहलाता है। इसे इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी व्यवहारों और विचारों
का संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है? संतुलन, असंतुलन, आत्मसातकरण, समंजन। व्यक्ति जो है वो संतुलन की अवस्था को प्राप्त करने के लिए निरंतर समाधान की खोज में लगा रहता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं? देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी क्रियाओं पे नियंत्रण नहीं होता, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो धीरे धीरे अपनी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है। और आपको पता है कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। जैसे 1.5 से 2 वर्ष तक के बच्चे क्या करेंगे, ये अब अगर इन्हें बाथरूम लगेगा तो ये बताएंगे, अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि बिस्तर पे ही कर देंगे, अब ये बताना धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे, यानी अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करने लगेंगे। सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। लेवाइगोस्की जी ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, तो सांस्कृतिक उपकरण के बारे में भी इन्होंने बताया है, बिल्कुल सही है। हावर्ड गार्डनर जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। जी घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने दिया है, तो ये तो गलत है आपका। जीन पियाजे पाठ जो है ये लेवाइगोस्की जी से संबंधित है, मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है, तो ये भी आपका गलत है। जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो संवेगात्मक मैच्योरिटी ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पे है? लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने नैतिक विकास के सिद्धांत के कितने स्तर बताए? 3 स्तर बताए। पहला आपका है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर और तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। हर स्तर के इन्होंने 2-2 चरण बताए हैं। तो पहले स्तर के पहले चरण में बच्चा जो है आज्ञा का पालन करने के लिए या फिर सजा से बचने के लिए नैतिकता दिखाता है, और दूसरे चरण में क्या करता है बच्चा? जैसे के साथ तैसा वाला व्यवहार करता है। जैसे को तैसा, यानी अगर आप बच्चे को मारेंगे तो वो आपको भी मारेगा। अगर आप बच्चे से प्यार से बात करेंगे तो वो आपके साथ भी प्यार से बात करेगा। अगर आप बच्चे को गाली देंगे तो वो आपको भी गाली देगा। आपने देखा होगा बच्चे बिल्कुल सेम ऐसा ही करते हैं। तो कौन सा चरण है? दूसरा चरण है, प्रथम स्तर का दूसरा चरण। यहाँ पे आपसे स्तर पूछा गया है तो आप क्या बताएंगे? पूर्व परंपरागत स्तर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? तो लेवाइगोस्की जी ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है।
लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? तो इन्होंने भाषा को बहुत इम्पोर्टेंट माना है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा कि बच्चे जो है समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो समाज से आप अंतःक्रिया कैसे करेंगे? भाषा के माध्यम से ही तो करेंगे। भाषा के माध्यम से आप अपने विचारों को दूसरों को बताएंगे और दूसरे के विचारों को आप समझेंगे, आप सीखेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। हावर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है? हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार बुद्धि 8 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? भाषाई बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, दैहिक क्रियात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। तो आपको बताना है कौन सी बुद्धि जो है हावर्ड गार्डनर जी के अनुसार गलत है। प्राकृतिक बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया है, स्थानीय बुद्धि के बारे में भी बताया है, अंतरावैयक्तिक बुद्धि के बारे में और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के बारे में भी इन्होंने बताया है, लेकिन बोधन बुद्धि के बारे में इन्होंने नहीं बताया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।